हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं समाजशास्त्र की ये 4 यूनिट है। यहाँ से मैं आपको 30% कराऊंगी। सिर्फ कितने? यहाँ से सिर्फ 30% ही कराऊंगी, क्योंकि वीडियो छोटे छोटे होंगे तो आराम से समझ में आएगा। और ये 4 यूनिट है, इसके बाद 5 यूनिट है। इसके अंदर कितने परसेंट है बताएं? 53% है, तो 53 है ना, इसलिए इनको पूरा धीरे धीरे पढ़ करके पूरा करेंगे। और कौन सी यूनिट है? यूनिट मैंने बता दिया आपको, वर्तमान सामाजिक समस्याएं। और तो ये देखो, वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, निर्धनता, भ्रष्टाचार और एड्स, ये यूनिट हैं। और इस यूनिट से हम सारे प्रश्न करेंगे अभी, और 30% करेंगे। नेक्स्ट में 30 और करूँगी मैं। और ये आप देख सकते हो, ये कहाँ से है? तो ये उत्कर्ष के प्रश्न है। कौन से हैं? उत्कर्ष से। तो उत्कर्ष के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे मिला है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट ही होते हैं। लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र के। और 21 दिसंबर को इसका एग्जाम है। तो 21 दिसंबर के बाद 29 जनवरी को जिसने संस्कृत सेकंड ग्रेड में भरा है, तो उसके लिए मैं वापस आपको अपने हाथ से बनाऊंगी यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स, वो भी दूंगी। और मैंने एक और नया चैनल बनाया है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स ही मिलते हैं। और आज वो चैनल है महज शॉर्ट नोट्स हैं। वहाँ आपको हर एक पॉइंट के, आज मैंने राजस्थान की जितनी महिलाएं थी ना, बार बार RS परी तक वहाँ से एग्जाम आए। रमा देवी से, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, और वो थे ना उसकी मैं शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो भी NCERT बुक से बनाए हैं, आप देख लेना। और टेलीग्राम ऐप पे मैंने सारी वीडियो अपलोड, जो PDF थी वो अपलोड कर ली है। मेहर टीचिंग नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। और ये देख सकते हो, अभी पहले ही पर्सन है, एक ऐसी सामाजिक दशा जिसमें सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन होता है, अधिकांश लोगों के लिए संकटमूलक होती हैं, जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। तो क्या, तो सामाजिक समस्या होती है, उसी का तो होता है। सभी कुछ मिलके ही तो समाधान का सामूहिक प्रयास करते हैं। तो ये क्या होगा? इसका राइट डी होगा। इसका राइट डी है। नेक्स्ट में क्या होगा? कॉन्टेम्पोरेरी सोशल प्रॉब्लम, जो है ना कॉन्टेक्ट। मेरी इंग्लिश है ना थोड़ी वीक है, तो आप प्लीज़ इसको समझ सकते हैं। पुस्तक के लेखक कौन है? जो सोशल प्रॉब्लम है, इसकी मैंने सामाजिक समस्या है, इसकी पुस्तक कौन सी है? ये पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ना मर्टन और निस्बैट है। कौन है? मर्टन और निस्बैट है। इसके राइट सी आंसर है। उसके बाद देखेंगे, सामाजिक समस्या एक अवधारणा है। क्या है? सामाजिक समस्या एक क्या है? तो अवधारणा है। और ये क्या है? अवधारणा किसकी है? तो सामाजिक के। सामाजिक समस्या एक अवधारणा है, वो सामाजिक है। क्या? सामाजिक। तो इसका आंसर यही राइट होगा। और इसका अगर मुझे कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको पूरी डिटेल से बाद में समझा दूंगी कि अवधारणा कैसी है। तो ये सामाजिक समस्या सामाजिक ही अवधारणा होगी, जो सामाजिक समस्याओं से बनती है। समाज की जो समस्या होती है उसी से बनेगी। और सामाजिक समस्याओं का कारण है, सामाजिक समस्याओं का क्या कारण है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी है। नियमों कानूनों का उल्लंघन, सामाजिक संस्थाओं का कमजोर होना, सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होना, ये सभी क्या है? सामाजिक समस्याओं के कारण ही तो है। 5 नंबर प्रश्न है, सामाजिक समस्याएं वह स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक प्रतिमानों से विचलन मानती हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो 5वें का राइट होगा फुलर और मायर ने। किसने दी थी? फुलर और मायर्स ने। तो इसका सी राइट होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं 6ठा प्रश्न, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। तो उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था KM पाणिकर ने। किसने दिया था? KM पाणिकर। KM पाणिकर ने वो कह रहे थे कि उपजाति के प्रति निष्ठा का, राजनीतिक भाषा है ना उसके अंदर उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। किसने कहा था? पाणिकर ने कहा था। जातिवाद के दुष्परिणामों में शामिल है, जातिवाद के दुष्परिणाम क्या है उसके अंदर? सभी शामिल है। नैतिक पतन है, राष्ट्रीयता के विकास में बाधक है, प्रजातंत्र के लिए बाधक है। ये तो हमें देख के भी पता लग सकता है कि ये सभी बाधक हैं। उसके बाद जातिवाद के निराकरण हेतु उपाय क्या है? तो जातिवाद के निराकरण हेतु उपाय सभी हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना पड़ेगा, और राष्ट्रीयता की भावना हर एक में विकास भी करना पड़ेगा, भावना का। उचित शिक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तभी तो हमें जातिवाद के निराकरण हेतु उपाय होंगे। तो उपयुक्त सभी, इसके अंदर भी डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है। और सांस्कृतिक समानता को जातिवाद से मुक्ति का मार्ग बताया। सांस्कृतिक समानता को जातिवाद से मुक्ति मार्ग किसने बताया था? तो ये सांस्कृतिक समान इरावती कर्वे थी ना, इरावती कवे, उन्होंने बताया था सांस्कृतिक समानता को जातिवाद से मुक्ति का मार्ग बताया था। सांप्रदायिकता को एक विशेष मान भावना बताया। सांप्रदायिकता को एक विशेष क्या भावना बताया? इनमें से लिखा है, सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह व धर्म के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। किसकी है? तीव्र निष्ठा की भावना है। तो ये कहा था अगस्ट काम्टे ने। किसने कहा था? अगस्ट काम्टे ने कहा था कि सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह व धर्म के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। किसने कहा था? अगस्ट काम्टे ने कहा था। तो आप देख सकते हो, ये बताया था कौन ने? अगस्ट काम्टे ने, कि सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह व धर्म के प्रति निष्ठा का भावना है। लेकिन ये बताया था ना, भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, ये किसने कहा था? तो KM पाणिकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था,
तो के.एम. पाणिकर को भी याद रखना, जिन्होंने उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव बताया था, और इन्होंने सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह व धर्म के प्रति निष्ठा का भाव है, ये अगस्त कामटे ने बताया था। तो उसके बाद अब देखते हैं हम नया 11 क्वेश्चन, सांप्रदायिकता की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सांप्रदायिक का संबंध धार्मिक समूह से है। और जो 11वां प्रश्न है इसका डी राइट है, सभी है। सांप्रदायिकता समाज में विघटन पैदा करती है। सांप्रदायिकता सब जाति की भावना भी यहाँ पाई जाती है, राइट है सभी, तो इसके अंदर डी राइट है। और उसके बाद हम मिलते हैं सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल हैं, सांप्रदायिकता के प्रति उत्तरदायी कारकों में शामिल हैं। तो 12वें का होगा डी, राजनीतिक स्वार्थ भी है, धार्मिक असहिष्णुता भी है, और ऐतिहासिक संघर्ष भी है। इसके अंदर भी डी राइट होगा, और आप देख सकते हो ये डी राइट है। उसके बाद 13वां है, सांप्रदायिकता के निवारण हेतु राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन किया गया वो किस वर्ष किया गया ये पूछ रहे हैं। तो इसका राइट है 1962 में। कब किया गया था? 1962 में सांप्रदायिक एकता राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया, राष्ट्रीय परिषद एकता का 1962 में। सांप्रदायिकता को दूर करने के कुछ सुझावों को शामिल कीजिए। तो ये वैज्ञानिक सभी है, इसके अंदर भी उपयोग सभी आप देख सकते हो। इतने हार्ड पर्सन नहीं आएंगे इस टॉपिक से, लग रहा है इस क्वेश्चन को देखने के बाद भी लग रहा है हमको। भारत में सांप्रदायिकता सांप्रदायवाद का मुख्य आधार क्या है। तो इसका आंसर होगा बी, धर्म है। क्या है? धर्म के अनुसार ही तो हम सांप्रदायिक जो भी होते हैं, दंगे वगैरह होते हैं, जाति धर्म वगैरह, तो ज़्यादातर हम इसको 100% धर्म ही मानते हैं। तो डी राइट है, इसका क्या होगा? धर्म। और सांप्रदायिकता को एक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सांप्रदायिकता को विचारधारा के रूप में किसने स्वीकार किया था? तो ये है विपिन चंद्रा। कौन थे? विपिन चंद्रा थे ना, उन्होंने इसको एक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया था, विपिन चंद्रा। सांप्रदायिकता को आधुनिकीकरण का बाधक तत्व क्या है? बाधक तत्व माना है, ये देखो विचारक माना था उन्होंने, विचारधारा माना था सांप्रदायिकता को, तो ये विपिन चंद्रा ने माना था। और आधुनिकीकरण का बाधक तत्व जो माना है ना, ये माना है, तो 17वें का सी है, योगेंद्र सिंह ने माना था। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सांप्रदायिकता के 6 आयामों की व्याख्या की थी? 6 आयाम कौन कौन से हैं उसको बाद में बताऊंगी मैं आपको, लेकिन समाजशास्त्री में सांप्रदायिकता के 6 आयामों की व्याख्या किसने की थी? तो ये है सी, टी.के. उम्मन ने। क्या की थी? टी.के. उम्मन थे ना, उन्होंने की थी। और उसके बाद अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारक नहीं है। तो सांप्रदायिकता का कारण है ना, वो कौन सा नहीं है? तो देख सकते हो आप, इसका राइट आंसर होगा बी, सामाजिक नियंत्रण है ना, ये सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। तो इसका राइट है बी। और उसके बाद गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है, परिभाषा किसने दी थी? तो गरीबी की अवधारणा का संबंध है ना, वो सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है, ये जो परिभाषा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रोफेसर योगेश अटल ने दी थी। किसने दी थी? योगेश अटल ने दी थी। निर्धनता को प्राथमिक द्वितीय भागों में रूप किसने विभाजित किया था? बी.एस. राउटरी ने किया था, निर्धनता को द्वितीय और प्राथमिक भागों में। और गरीबी की अवधारणा का संबंध प्रोफेसर योगेश पटल ने। और निर्धनता के निवारण हेतु प्रमुख सुझावों में शामिल कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा डी, सभी है, कुटीर उद्योग, संसाधन वगैरह सभी है, ये तो हर कोई कर सकता है। उसके बाद अब हम देखेंगे ये 23वां प्रश्न है, एक ऐसी दशा स्थिति जहां कोई व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा मकान को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है, वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? ये तो हम सबको पता है, गरीबी कहलाती है, जो हमसे पूरा नहीं हो सकता। गरीबी की संस्कृति अवधारणा किसने दी थी? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? तो ऑस्कर लेविस ने दी थी। किसने दी थी? ऑस्कर लेविस ने दी थी। गरीबी के दुष्परिणामों में शामिल क्या है? तो गरीबी के दुष्परिणाम में सभी शामिल है, सामाजिक आर्थिक विषमता में बढ़ोतरी, राष्ट्र में आर्थिक विकास में अवरोधक, सामाजिक प्रगति विकास में बाधक, सभी है। इसका भी डी राइट होगा, गरीबी है। गरीबी क्या है? उपयुक्त सभी है, सामाजिक वंचना, राजनीतिक वंचना, आर्थिक वंचना सभी है। वह रेखा जो औसत आय से नीचे होती है गरीबी रेखा का निर्धारण करती हैं, वो क्या है? गरीबी रेखा। सामाजिक संरचना को गरीबी का कारण मानते हैं, सामाजिक संरचना को गरीबी का कारण मानते हैं। कौन मानते हैं सामाजिक संरचना को? 28वें का डी है, ए और बी दोनों उदारवादी समाजवादी। यह किसका मानना है कि गरीबी केवल मात्रा में भिन्न हो सकती है, अपने स्वरूप में नहीं? तो यह माना था डी, रोशी और बलम ने। गरीबी को वंचना से संदर्भ में किसने परिभाषित किया था? तो इसका होगा ए राइट है, माइकल हेरिटी ने। मिलते हैं पीछे के 30% या होंगे या 23% होंगे, वो पूरे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। जय हिंद, जय भारत।